ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक ही बार में उस डिज़ायरेबल जीन को हम ऐड कर देंगे वेक्टर में, कोई गलती ना हो हमसे। इसलिए हम लोग पहले ही से मल्टीपल कॉपीज़ बना के रखते हैं कि अगर गलती भी होगा तो दूसरा यूज़ कर लेंगे। बहुत सारे कॉपीज़ बना लेते हैं उस डिज़ायर्ड जीन का, और उसके बाद उस डिज़ायर्ड जीन का अब टाइम आया वेक्टर से लिंक करने का। तो वेक्टर से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद होस्ट में ट्रांसफ़र कर हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद कल्चर करेंगे उस होस्ट को लार्ज अमाउंट में। हम लोग भाई प्रोडक्ट और सर्विस मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन बना रहे हैं, उसको मार्केट में बेचना भी तो है। जैसे मान लो इंसुलिन बना के आपको मार्केट में बेचना है, तो या फिर और कोई केमिकल आपको बनाना है, मतलब और उसको मार्केट में बेचना है, तो आप क्या करोगे? उसको एक पेट्री डिश में तो उगाओगे नहीं, आपको बड़े बड़े टैंकर्स में ही करना पड़ेगा उसका प्रोडक्शन। लार्ज स्केल में करोगे तभी तो आप मार्केट में बेच सकते हो, सप्लाई कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। तो वो बायोरिएक्टर्स के बारे में है, उसमें वो पढ़ेंगे। और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मार्केट में उसको प्रोडक्ट को आप आइसोलेट करो, निकालो और मार्केट में बेचो। ठीक है, मार्केट में बेचो, और उससे जो भी इनकम होता है वो अपना कलेक्ट करो। यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट को आइसोलेट करो और फिर मार्केटिंग करो, बस जस्ट सिंपल। अब आगे, अब पहला स्टेप था आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर जिस सेल्स का भी हम लोग को जेनेटिक मतलब डीएनए यूज़ करना है, मतलब जिस सेल का भी, तो पहले अगर प्लांट सेल का है तो या फिर फंगल सेल का है या फिर बैक्टीरिया सेल का है, जेनेटिक मटेरियल डिज़ायरेबल जीन वाला डीएनए ले लेंगे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के साथ ले लेंगे। वो सब सेल्स को, जिस सेल्स की ज़रूरत है, प्लांट सेल्स में आप चेंज लाना चाहते हैं, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, जिस फिर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में उनके सेल्स को डाल देंगे और उन सेल्स को रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। उन सेल्स को रोटेट करेंगे कि बहुत ही हाई स्पीड में। ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूज करना। और रेस्पेक्टिव एंजाइम के साथ, अगर प्लांट का सेल आप लिए हो तो सेल्यूलोज एंजाइम डालोगे, बैक्टीरिया का सेल लिए हो तो लाइसोजाइम एंजाइम डालोगे, फंगस का सेल लिए हो तो काइटिनेज एंजाइम डालोगे। और ये क्या करेगा, तीनों एंजाइम, ये इन सेल्स का सेल वॉल ब्रेक करेगा। सेल वॉल ब्रेक होगा तभी तो डीएनए हम लोग आइसोलेट करेंगे, तो सेल वॉल ब्रेक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि आप क्या करोगे, अगर सेल को आप तोड़ते हो तो सेल के अंदर केवल डीएनए ही थोड़े नहीं होता है, सेल के अंदर अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आरएनए, प्रोटीन, लिपिड और भी बहुत सारे। तो आपको डीएनए की ज़रूरत है तो आपको डीएनए नहीं तोड़ना है, आरएनए नहीं ज़रूरत है तो आरएनए को ब्रेक कर दो, आरएनएज एंजाइम से, प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से, लिपिड को लाइपेज एंजाइम से ब्रेक कर दो। फिर उसको क्या करो ना, आपको डीएनए चाहिए उस सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो आप उस सॉल्यूशन में सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दो, तो वो क्या करेगा, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा। जैसे अगर आपको छेना फाड़ना होता है तो दूध में आप नींबू या फिर एसिड वगैरह डालते हो और उसके बाद छेना अलग, पानी अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है ना छेना, वैसे ही डीएनए भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आप चिल्ड इथेनॉल डालते हो तो ये थर्ड स्टेप है। पहला ये, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और इस मेथड को स्पूलिंग मेथड भी कहा जाता है, यानी डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो गया चिल्ड इथेनॉल डालने पे, तो इस मेथड को स्पूलिंग मेथड भी कहा जाता है। अब सेकंड स्टेप है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप जो भी डिज़ायर्ड जीन, जो भी डीएनए है उसका फ्रेगमेंट्स करोगे ना डिज़ायर्ड जीन निकालने के लिए, तो उसको कैसे करना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। 1963 ईयर में 2 एंजाइम्स डिस्कवर किए गए थे, ई कोलाई के अंदर से 2 एंजाइम डिस्कवर किए थे। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा डीएनए मिथाइलेज। तो डीएनए मिथाइलेज क्या करता है ना, मिथाइल ग्रुप को उसी के डीएनए में ऐड कर देता है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो ये डायग्राम से आप पूरा चीज़ समझोगे। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये क्या है आपका, ई कोलाई है। ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज आता है। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ठीक है, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर डालना चाहेगा, तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है। पहला
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा डीएनए मिथाइलेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और ये वाला जो है डीएनए मिथाइलेज है, इसको नेमिंग कर लेना आप लोग, डीएनए मिथाइलेज है ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वायरस की जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको तोड़ देगा, क्लीव करेगा जेनेटिक मटेरियल को, वायरस की जेनेटिक मटेरियल को क्लीव करेगा, तोड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, इसको ख़त्म करेगा। और अब क्या हो गया आप लोग कि मैम ई कोलाई के अंदर भी तो डीएनए, उसके जेनेटिक मटेरियल को ये क्यों नहीं तोड़ता, क्योंकि ना ये डीएनए मिथाइलेज जो दूसरा एंजाइम था वो क्या कर देता है ना, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है इसके डीएनए में। इससे क्या होता है ना, ई कोलाई के डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है, वो उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करता है, तो इससे प्रोटेक्ट हो गया ना, प्रोटेक्ट हो गया ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये उसका खुद का डीएनए प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही था। अब बढ़ेंगे थर्ड स्टेप, नहीं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी जान लो। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी हमको तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स करने हैं ना, तो एक तरह से न्यूक्लिक एसिड को ही कट करने का काम कर रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियेजेस चाहिए। न्यूक्लियेजेस चाहिए तो पहले बेसिक्स पढ़ो कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बना है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक दो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने पे न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पहला नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा शुगर होता है और तीसरा फॉस्फेट होता है। ये जो आपस में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे बॉन्डेड रहते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और इधर के जो बॉन्ड होते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं, एक चेन दूसरे चेन से किस चीज़ से बॉन्डेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये 5 to 3 एंड और इधर से 5' to 3', ठीक है। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, एंड एक्सोन्यूक्लियेसेस और एंडोन्यूक्लियेसेस। नाम ही से क्लियर होगा, एक्सो मतलब बाहर होता है, लेकिन आप इस फिगर के अकॉर्डिंग समझो कि ये एंड, जैसे ये स्ट्रैंड के एंड से कट लगाता है, इधर से और इधर से। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो सेंटर से कट लगाता है, ये फिर इसके अंदर से सेंटर से कट लगाता है ऐसे न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ द स्ट्रैंड, रिमूव करता है, एंड ऑफ द स्ट्रैंड से कट लगाएगा। और ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है रिमूव्स और कट द स्ट्रैंड्स फ्रॉम द सेंटर और विद इन, सेंटर से या फिर अंदर से उसको करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस का काम यहाँ पे क्या है, किस बॉन्ड को तोड़ रहा है, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है। न्यूक्लियस क्या तोड़ेगा, ये तोड़ रहा है ना, न्यूक्लियस ये कट कर रहा है ना, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेनली प्रोकैरियोट से ही निकाला जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट से ही, बहुत मेनली नहीं, मतलब अभी तक में जो ऑब्टेन किया गया है वो प्रोकैरियोट से ही किया गया है। अभी तक में टिल डेट, अभी तक में हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ज़्यादा है, और बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स से मतलब उससे निकालेगा, ठीक है। दोस्तों बैक्टीरिया का स्ट्रेन यानी बैक्टीरिया का वैरायटी, अगर उसमें जीन मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसके स्ट्रेन्स कहते हैं। बैक्टीरिया के ये स्ट्रेन्स होगा, तो बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स का यूज़ करके मतलब उनमें से 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ऑब्टेन किया गया है, पता लगाया गया है, खोज लिया गया है अभी तक। अब नामकरण पढ़ेंगे कि उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नेमिंग कैसे करता है भाई, नेमिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नेमिंग। तो पहला एग्जांपल पढ़ेंगे EcoR1। यहाँ पे जो ई है वो फर्स्ट लेटर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसका मतलब होता है विच स्टैंड्स फॉर, विच रिप्रेजेंट्स जीनस, क्या, जीनस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ई यानी इस्चरेचिया, मतलब ई कोलाई होता है ना, ई कोलाई में ई जो होता है ना उसका इस्चरेचिया बोलते हैं। तो ये फर्स्ट लेटर उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड का सेकंड टू लेटर जो है वो उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि कोलाई। और ये जो आर है, अगर
बैक्टीरिया की स्ट्रेन है तो आप स्ट्रेन लिखो, नहीं है तो आप हटा भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन है तो लिखा है इसने। ये आर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, RY13 रफ स्ट्रेन। और ये जो 1 है ये रोमन नंबर है, ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था जो डिस्कवर हुआ, तो वो था HIND-2, HIND-2, जो कि जिसको खोज तो लिया ही गया था, लेकिन 5 साल के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला, उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चला कि ये क्या है, कैसे करता है, कौन सा स्ट्रेन है, किस मतलब उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो बाद में पता चला। इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे H जो है ये हेमोफिलस जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड का 2 लेटर इन्फ्लुएंजा स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड D स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, RD। और ये 2 रोमन नंबर है जो कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वर्किंग मतलब वो कैसे करते हैं, तो पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो पूरे DNA में खोजते रहते हैं, जहाँ पे भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोम मिलता है वहीं पे वो कट लगाते हैं, ठीक है। जैसे NCERT में एग्जांपल्स भी दिया है पैलिंड्रोम क्या होता है, तो मलयालम एक वर्ड है, जैसे इधर से पढ़ो तो मलयालम ही है, और इधर से MALAYALAM, इधर से भी मलयालम, इधर से भी मलयालम। दूसरा एग्जाम्पल मैडम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग देख लेना। तो ये वर्ड ऐसे कि इधर से भी पढ़ो तो सेम पढ़ाएगा और इधर से भी पढ़ो तो सेम पढ़ाएगा, लेफ़्ट टू राइट पढ़ो चाहे राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, सेम अगर हो रहा है तो उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पहले 4 to 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं वो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का बने होते हैं, तो उनको पहले रीड करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और वो 5 into 3 एंड करेगा तो सेम ही आएगा रीड करने में, और फिर 5 to 3 दूसरे स्टैंड में अपोजिट स्टैंड में करेगा तो सेम आएगा, तो इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस बेस पेयर्स के बीच में वो कट लगाएगा दोनों स्टैंड्स पे, और सेंटर से थोड़ा दूर पे, ठीक है। जैसे देखो ये जो है इको R1 है, इको R1 में आप लोग याद कर लेना कि जैसे 4 to 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स था ना, इसमें 6 बेस पेयर्स होंगे, मतलब 4 to 8 है कि 4 मिनिमम है और 8 मैक्सिमम है, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई भी कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो इन्हीं बेस पेयर्स में लाई करेगा। तो इको R1 में कोई पूछेगा कितने बेस पेयर्स हैं, तो 6 बेस पेयर्स लॉन्ग सीक्वेंस है। कौन कौन, GAATC, GAATTC, इधर से भी देखो 5 to 3 एंड पढ़ो GAATTC, अब इधर से 5 to 3 एंड अपोजिट वाले स्टैंड में पढ़ो तो GAATTC। तो हम लोग पढ़े थे ना एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एंड पे कट लगाता है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर्स पे कट लगाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंड पे एक्सोन्यूक्लियस वाले का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये एंड पे कट लगा दिया, इट कट बिटवीन G and A ऑन बोथ स्टैंड। अगर इधर GA पे कट किया है तो इधर से भी GA के बीच में ही कट करना चाहिए, यानी पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है।